हेलो एंड वेलकम टू जागरण बिजनेस। अब हमारे साथ हैं रजत शर्मा फ्रॉम सना सिक्योरिटीज़, जिनसे हम बात करेंगे बजट के बारे में। बजट तो आ चुका है, लेकिन सर सबसे पहले मैं आपके ट्वीट पे बात करना चाहूँगी। आपने एक ट्वीट किया है, इन द लॉन्ग टर्म 2024 विल बी रिमेंबर्ड एज कैपिटल पेन बजट। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ बिल्कुल, बिकॉज़ मैं पकड़ लेता हूँ। बजट आने से पहले सबको यही लग रहा था दैट जिस हिसाब से सरकार ने जीएसटी कलेक्शंस बढ़े हैं, इनकम टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड हाई पे हैं। इस फाइनेंशियल ईयर के थोड़ा पहले आरबीआई से एक बहुत बड़ा डिविडेंड गवर्नमेंट को मिला, तो सबको ऐसा लग रहा था कि सरकार के पास खर्चने के लिए इस बजट में काफ़ी पैसा है, तो शायद वो अपना पर्स कहीं ना कहीं थोड़ा ढीला करें और कंजम्पशन को बढ़ाने की कोशिश करें और टैक्स पेयर्स को इंसेंटिव दें। लेकिन इतनी अग्रेसिवली इससे पहले मैंने कभी पिछले 10-15 साल में तो मुझे नहीं याद आता टैक्स रेट्स को बढ़ते हुए इतनी अग्रेसिवली कभी पहले देखा हो। और ये बात सिर्फ 10% से 12.5% कैपिटल गेन टैक्स को कर देने की नहीं है। देयर इज़ अ डीपर एक प्रॉब्लम है। शुरू से कैपिटल मार्केट्स में फाइनेंशियल एडवाइजर्स हम जैसे जो इन्वेस्टर्स को ला रहे थे, वो सबसे बड़ा हमारे पास जो एक सेलिंग पॉइंट था और जो इन्वेस्टर्स भी महसूस करते थे कि लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाए जिसमें टैक्सेशन फेवरेबल हो। अब रियल एस्टेट पे भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा दिया गया है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% पे टैक्स किया जाएगा। सो अगर आप प्रॉपर्टी खरीदें या आप स्टॉक खरीदें, आज अगर आप खरीदते हैं और 5 साल बाद बेचते हैं, तो दोनों ही एसेट क्लासेस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% है। तो फाइनेंशियल एसेट्स को और स्टॉक्स को लंबे टाइम पे खरीदने के लिए जिसका ट्रेंड अभी हिंदुस्तान में इतना है नहीं जितना बाहर है, ये थोड़ा सा एक नेगेटिव मूव है। उल्टा जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे लगता है पर्सनली 12.5% रियल एस्टेट पे कैपिटल गेन और जो पहले रिजीम थी 20% विद इंडेक्सेशन, उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई आज से 15-20 साल पहले किसी ने 15-20 लाख का घर खरीदा जो आज 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक का हो गया, अगर आप टैक्स को फैला के देखेंगे कोई बहुत ज़्यादा दोनों रिजीम्स में फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन आने वाले टाइम में उसको एट पार विद स्टॉक्स रखना, ये मुझे लगता है थोड़ा नेगेटिव है स्टॉक मार्केट्स के लिए। बिल्कुल। वैसे तो मैं आपसे अभी यही पूछने वाली थी कि इसका मतलब तो ये जो टैक्सेशन का जो सरकार ने किया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 12.5% कर दिया है, आपको क्या लगता है कि अब इससे क्या मार्केट की तरफ जो लोग आ रहे थे दूसरे एसेट क्लास से मूव करके इक्विटी की साइड लोगों का रुझान बढ़ रहा था, डीमैट कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहे थे डीमैट अकाउंट्स, क्या उन पर फ़र्क देखने को मिलेगा? या फिर जो म्यूचुअल फंड की जो एसआईपीज़ में हर महीने जो इनफ्लो है वो जो नए नए आंकड़े छू रहा था, नई नई ऊंचाइयां छू रहा था, क्या उस पर कोई फ़र्क नज़र आएगा? अगेन इस पे अगर मैं आपको अपना व्यू दूं, मुझे नहीं लगता कि इसमें आप छोड़ दीजिए मैं पकड़ इस पे मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बिकॉज जो पैसा अभी बाज़ार में आ रहा है, खासकर से जो डीआईएस का पैसा आ रहा है, जो म्यूचुअल फंड्स का पैसा आ रहा है, वो एक जिसको अंग्रेज़ी में 2 वर्ड होते हैं, हैबिट एंड एडिक्शन। अभी बाज़ार हमारा एक ऐसी जगह पे है जहाँ जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, या तो उनको हैबिट पड़ चुकी है उस पैसे को डालने की, क्योंकि वो एसआईपी फ्लो है वो चालू हो चुका है और लोग चेंज से डरते हैं। कोई भी अपनी एसआईपीज़ वगैरह अब इतनी जल्दी बंद नहीं करेगा। हाँ, अगर कभी 20-25% करेक्शन आ जाए तो बहुत डीप जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी लोग विड्रॉ करेंगे। लेकिन 10-15% लोग देख चुके हैं, उसकी आदत पड़ चुकी है, वो नहीं रुकेगा। जो एडिक्शन वाला पैसा है, जिन लोगों को स्टॉक मार्केट में एक आदत पड़ गई है ट्रेड करने की, शॉर्ट टर्म में खरीद बेच फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, उनको वैसे भी टैक्सेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे टैक्सेशन 10% हो, 15% हो, उनका व्यू ही है कि आज खरीदा 20 रुपये पे, कल बेचा 22 रुपये पे। तो आई डोंट थिंक इस टैक्सेशन का इतना शॉर्ट टर्म प्ले पे या एसआईपी फ्लो पे, दोनों पे ही भी कोई इम्पैक्ट है। आई थिंक जहाँ तक मेरे को लगता है कि मुझे ऐसा लगता है सरकार के पास एक क्वेश्चन था, उसको उन्होंने शायद ऐसे यूज़ किया कि अगले 4 साल तो हमारी सरकार है, वी डोंट हैव टू बी पॉपुलर। हम 4 साल के अंदर कभी भी अगर थोड़े अनपॉपुलर होते हैं इलेक्शन से थोड़ा पहले, अगर मार्केट में, जो कि एक नेगेटिव चीज़ नहीं है, जो एक तरीके से देखा जाए तो ये ठीक है कि अगर मार्केट में अभी तो वैसे ही ऑल टाइम हाई लगा हुआ है, वैल्यूएशन इतने महंगे हैं, सबका प्रॉफिट बन रहा है, तो थोड़ा प्रॉफिट ले लो। लेकिन अगर किसी टाइम पे मार्केट में थोड़ी कमज़ोरी आई, सेंटिमेंट थोड़ा नेगेटिव हुआ, प्राइसेस नीचे आई और लोग मार्केट से दूर भागने लगे, तब शायद वो इस 12.5% कैपिटल गेन को कम करके 5% या हटा दें कुछ टाइम के लिए। आई थिंक दैट मे हैव बीन, एक वो हो सकता है कि उनके दिमाग में रहा हो।
बट अनएक्सपेक्टेड है, बहुत अनएक्सपेक्टेड है कैपिटल गेन। बिल्कुल। और सर मार्केट्स अब हालांकि मार्केट बंद हो चुकी है, लेकिन जो मार्केट ने जो डिप मारी थी कैपिटल गेन सुनते ही कि कैपिटल गेन टैक्स में इंक्रीज़ हुआ है, और उसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो इंक्रीज़ हुआ है, उसके बाद से रिकवरी भी दिखाई मार्केट ने। तो अब बजट भी ओवर हो चुका है। बजट का जो अब तक हम लगा रहे थे कि कंजम्पशन बूस्ट होगा, ये होगा, सरकार को जहाँ पैसा देना था सरकार ने वहाँ पैसा दे दिया है। अब उसके बाद अब जब हम पोर्टफोलियो, अब जब जो निवेशक अब तक सिर्फ इस इंतज़ार में थे कि बजट आएगा, उसके बाद हम सोचेंगे कि कहाँ अपना पैसा एलोकेट करें, किस सेक्टर में करें, तो आपको क्या लगता है अब एक आइडियल पोर्टफोलियो कैसे बनाया जा सकता है निवेशकों के लिए? नहीं, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। हिंदुस्तान के सिवाय आई थिंक किसी देश में मैंने बजट को लेके इतनी एक्साइटमेंट और इतना हुआ नहीं देखा। सो मैं पिछले 20-25 साल से जब से कैपिटल मार्केट्स में हूँ, तब से मैंने एक चीज़ तो समझ ली है, कितनी सरकारें आई, कितने बजट आए, कितने बजट गए, इन चीज़ों का मार्केट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शॉर्ट टर्म में मार्केट चलती है बिकॉज एक बॉयंसी होती है, एक लोगों को आदत पड़ जाती है रोज़ रोज़ ट्रेड करने की, उससे एक फ्रॉथ क्रिएट होता है, और लॉन्ग टर्म में मार्केट चलती है वैल्यूएशन पे और कंपनीज़ की कमाई पे। बजट आते रहेंगे, जाते रहेंगे, टैक्स स्ट्रक्चर्स को बदला जाता रहेगा, बढ़ाया जाता रहेगा, लेकिन ये फंडामेंटली मार्केट आज से 50 साल पहले भी थी और आगे 50 साल तक भी रहेगी, ये चलती रहेगी। अगर मैं बात करूं कहाँ पे आपको पैसा लगाना चाहिए, कहाँ पे नहीं, तो बिल्कुल मेरा मानना है एक सेक्टर रोटेशन का टाइम है। आपको काफ़ी सेक्टर्स हैं ऐसे, जैसे PSUs और डिफेंस के स्टॉक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स, इनको लेके बहुत एक्साइटमेंट बनी हुई थी। मैं देखता हूँ पावर को लेके पावर एक बहुत अच्छा थीम है, बिजली की आगे बहुत डिमांड बढ़ने वाली है, तो वही स्टॉक जो 5-5, 4-4 के मल्टीपल पे ट्रेड करते थे, SJVN, NHPC, NTPC, ये सारे स्टॉक आज देखिए कहाँ कहाँ ट्रेड कर रहे हैं। कोल इंडिया, ONGC फॉर दैट मैटर, इनके डिविडेंड डील्स अभी भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जहाँ ये ट्रेड करते थे उससे बहुत ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो सेक्टर रोटेशन की एक ज़रूरत है आपको, पावर से, डिफेंस से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, इन स्पेसेस से निकलना चाहिए। और जहाँ पे वैल्यूएशन सस्ते हैं, जो कि मैंने पहले भी बात की, कंजम्पशन स्टॉक्स में मेरा एक फेवरेट लार्जेस्ट होल्डिंग जो मेरे पोर्टफोलियो में आज, उस स्टॉक ने भी बहुत अच्छा किया, ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, डाबर, मैरिको, जो FMCG की छोटी चीज़ें बनाती हैं कंपनियां, उनमें जाना चाहिए, वहाँ पे वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते हैं। IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स, आई थिंक इन्फोसिस जैसा स्टॉक आपको 2.5-3% के बीच में डिविडेंड दे रहा है इस कीमत पे। काफ़ी लोग कह रहे हैं ये टेम्प्रेरी है बाउंस बैक। अगर आप लंबे टाइम के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो IT, FMCG ये ऐसे वैल्यूएशन पे हैं, इनमें आपको स्टॉक्स खरीदने चाहिए, चाहे आप कोर पोर्टफोलियो बना रहे हैं। और बाकी काफ़ी ये जो थीमेटिक था, जो बजट को लेके एक्साइटमेंट थी, ये हर साल होती है। जैसा मैंने कहा 20-25 साल से तो मैं देख रहा हूँ, उस ज़माने में मेरे पूरे बाल होते थे, अब आधे चले गए यहाँ से, और तब से ये एक्साइटमेंट नहीं बंद हुई। लेकिन इसका एक साल, हर साल जो बजट आता है इसका 2 से 4 दिन से ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं होता। ओवर अ लॉन्गर टर्म वही अर्निंग्स पे ही मार्केट चलती है और अर्निंग्स पे ही चलती रहेगी। हालांकि मार्केट नज़र आ रही है कि मार्केट तो बहुत अच्छी चल ही रही है, बिकॉज मार्केट ने जो डिप और करेक्शन आया, वो करेक्शन के बाद वो वापस रिकवर कर गई। तो अब ऐसा एनालिस्ट भी यही कह रहे हैं कि ये लगता तो नहीं है कि मार्केट का जो डिप लोग वेट कर रहे थे कि हो सकता है बजट के बाद आए, वो आएगा भी अब। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि ये जो मार्केट अब 24-24.5 हज़ार के लेवल पे अब सस्टेन किया हुआ है मार्केट ने, ये लेवल्स अब सस्टेन रहेंगे, या कहीं अब जब ये एक बड़ा फैक्टर खत्म हो गया है बजट का, अब जो नेक्स्ट फैक्टर है वो सिर्फ रेट कट रह गया है, जब रेट कट की एक्सपेक्टेशन जो चल रही है मार्केट में, क्या ऐसे में उस एक्सपेक्टेशन से पहले या फिर जब रेट कट आएगा, तब तो अभी बहुत वक्त है उसमें, जो उसमें अभी 1-2 महीने बाकी है हमारे पास, क्या तब तक कोई डिप आप ऐसा देख रहे हैं कि कोई डिप आ सकता है इतने टाइम में? इसमें भी अगेन बाकी चीज़ों की तरह इसमें भी कोई एक फैक्टर नहीं है, रेट कट नहीं आएगा। इस चीज़ की तो मैं आपको गारंटी दे देता हूँ, रेट कट इस साल आना मुश्किल है। फूड इन्फ्लेशन हमारी 12.5% के आसपास है। खैर काफ़ी लोग बोलेंगे कि आप इसको छोड़ दीजिए, काफ़ी लोग बोलेंगे कि ये मॉनसून्स में होता है कि आप प्याज के अदरक, प्याज, लहसुन, टमाटर, इन सब चीज़ों के भाव देखिए जहाँ पे हैं, तो इन्फ्लेशन को लेके आई थिंक RBI गवर्नर थोड़ा कॉशियस रहेंगे अभी। बैलेंस ऑफ द ईयर अगले 2-3 MPC की मीटिंग में तो मुझे नहीं, मतलब मैं आई कैन सर्टनली से रेट कट तो नहीं आएगा। बाकी दूसरा सवाल आपका क्या था? मेरा यही था कि क्या रेट कट की एक्सपेक्टेशन से पहले हमारा मार्केट करेक्ट हो सकता है बीच में? हाँ, उसका देखिए मार्केट कभी भी करेक्ट हो सकता है, मार्केट कभी भी ऊपर जा सकता है, कभी भी करेक्ट हो सकता है एज एन इन्वेस्टर। हाँ, ये इसमें मेरा मानना है कि 10% तक करेक्शन कभी भी आ सकती है।
10% को करेक्शन बोलते हैं, अगर 20% गिरे तो उसको जनरली बेयर मार्केट बोला जाता है, और अगर 30% गिर जाए तो उसको क्रैश बोलते हैं। मुझे नहीं लगता कि क्रैश आने के कोई चांसेस हैं इन द नियर टर्म, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स कट करने की गुंजाइश यहाँ भी है, फेड के पास यूएस में भी है, जो कि होंगे। तो अगर थोड़ी बहुत डीप होती है करेक्शन तो काफ़ी मॉनेटरी कुशन है, जो काफ़ी सप्लाई ऐसा बाज़ार में आ जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि सेक्टर रोटेशन होगा, ऐसा कुछ सेक्टर से निकलेगा, कुछ और सेक्टर्स में जाएगा। ब्रॉडर मार्केट जहाँ है यहीं पे कुछ टाइम घूमती रहेगी, जब तक अर्निंग्स इन कंपनीज की, और मैं काफ़ी वर्ड को यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी इंप्रूव नहीं हो जाती। सो आई थिंक फॉर द नेक्स्ट 4 to 6 क्वार्टर्स, अगले 4 से 6 क्वार्टर, मतलब करीब अगले 2 साल, मुझे लगता है मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा अपसाइड की गुंजाइश नहीं है। सेक्टर रोटेशन होगा, आपको अपना पैसा रोटेट करना चाहिए, आपको सही सेक्टर्स में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। टू अर्ली टू से टुडे के इस बजट का क्या इम्पैक्ट होगा, बिकॉज इतनी जल्दी समझना फाइन प्रिंट क्या है, जीएसटी में क्या चेंजेस आए हैं, इसका लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट क्या होगा, उसको समझने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। मैं जब आपके स्टूडियो आ रहा था तो मैंने देखा था, आई थिंक निफ्टी कितना 300 सवा 300 पॉइंट के करीब नीचे था। जब तक मेरा शो खत्म हुआ निफ्टी पॉजिटिव हो गया था। सो किसी को इतना आवाज़ होती है, इतनी नॉइज़ होती है, किसी को समझ नहीं आता कि क्या करना है, वो थोड़ा सा किसी भी डायरेक्शन में जाती है। तो टुडे एनीवेज बजट फॉर गुड और बैड, ये ट्रेडर्स के लिए एक दिन होता है। किसी का किसी का पैसा बनता है, किसी का नहीं। सुबह कोई नहीं कह सकता किसका बनेगा किसका नहीं। जो ट्रेडिंग मार्केट में है ये उनको ज़्यादा पता होगा कि वो क्यों ऐसा ट्रेड करते हैं। बट हाँ, मुझसे अगर आप पूछें कि मैं इक्विटी में हैवी हूँ या लाइट हूँ, मैं जितना आज से 10 दिन पहले था इक्विटी में उतना ही हूँ, उतना ही रहूँगा। मेरा 60 से 65% के बीच में मोस्ट पोर्टफोलियोज़ में इक्विटी में है पैसा। मेरे लिए ज़्यादा बड़ी परेशानी ये है कि जो पैसा इक्विटी में नहीं है उसको कहाँ रखें, उस पर कैसे 8 साढ़े 8% के करीब सस्टेनेबल रिटर्न जनरेट किया जाए। एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर उसमें अल्फ़ा क्रिएट करना, जो हमारे क्लाइंट हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका अगर पैसा आप बैंक रेट ही हमको वापस करें तो हम बैंक में ही रख लेते हैं। तो आई हैव टू डाइवर्सिफाई एंड से कि 5 साल में आपका इतना बनेगा, जो लॉन्गर टर्म होराइजन है। तो वो सारे ही फाइनेंशियल मैनेजर्स की ये जो इंडेक्सेशन वगैरह हटाया है, इससे बड़ी परेशानी ये है। और सर एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि बजट में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया, और कोई ऐसी चीज़ जो मिस आउट हुई बजट से, और क्या जो आपने उम्मीदें की थी उन पर खरा उतरा है बजट? एक्चुअली बजट में मुझे कुछ भी ऐसा पसंद नहीं आया जिसको लेके मैं कहूँ कि हाँ ये बहुत अच्छा किया गया बजट के लिए। आई थिंक मुझे लगता है अगर ये 1,25,000 की जगह कैपिटल गेंस जो एग्जेम्पशन है 1 लाख से 1,25,000 की, इसको करीब 1 लाख से बढ़ा के 2-2.5 लाख तक कर देते तो फिर भी मैं कह सकता था कि हाँ, जितना लोगों का 5-7 लाख 8 लाख तक का कैपिटल गेन बुक होता है इन्वेस्टर्स का, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी भी अगर कोई 4 लाख तक कैपिटल गेन बुक करता है तो पुरानी रेजिम और इसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बट कहीं पे भी कोई ऐसा पॉजिटिव मुझे नहीं दिखा बजट में जिससे मैं कह सकता हूँ किसी एक सेक्टर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। रिन्यूएबल्स पे गवर्नमेंट ने काफ़ी बात की, बट अगेन दैट्स व्हाट आई सेड, इसका फाइन प्रिंट पढ़ना पड़ेगा। और ख़राब मुझे एज आई सेड यही लगा कि ऐसे टाइम पे जब हम इनकरेज कर रहे हैं फाइनेंशियलाइजेशन, उस टाइम पे इनकम टैक्स पर्टिकुलरली कैपिटल गेन टैक्स रेट बढ़ाना, चाहे वो 1-1.5-2% ही हो, इज़ अ वेरी रॉन्ग सिग्नल। उससे ज़्यादा आसान तरीके मुझे लगता है थे सरकार के पास अपना ट्रेजरी और अपना पैसा बढ़ाने के। सर थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट्स ऑन बजट। और जैसे कि आपने सुना कि आपको अपना पैसा रोटेट करते रहना पड़ेगा, तभी शायद आप जो रिटर्न है वो उतने अच्छे से कमा पाएंगे जो मार्केट हमेशा से देता आया है। इसमें एक चीज़ करेक्ट कर दूं, पैसा रोटेट करते रहना नहीं पड़ेगा। ये एक टाइम है जब आपको अपना पोर्टफोलियो देखना चाहिए और एक बार रोटेट करना चाहिए। बार बार रोटेट करना भी ठीक नहीं है, और ये बजट की वजह से नहीं कह रहा मैं कि आपको रोटेट करना चाहिए। वैल्यूएशंस जहाँ पे हैं, बजट एक्चुअली फॉर मी इज़ अ नॉन इवेंट। हर साल आता है, पिछले कई सालों से आ रहा है। पहले 2 आते थे, रेलवे बजट और ई बजट, अब 1 हो गया है। मुझे लगता है ये भी बंद हो जाना चाहिए। जो टेबल करना है पार्लियामेंट में जाके टेबल कर देना चाहिए कि कल से ये रेट्स हैं, उसको मार्केट टाइम में दिखाना, मार्केट ऊपर नीचे हो रही है रेट्स, उससे क्या फ़ायदा होता है मैं बिल्कुल नहीं समझ पाता। बट बजट से आई थिंक कोई लॉन्ग टर्म में ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। और आप बजट की लाइव अपडेट्स के लिए देखते रहें जागरण बिजनेस।